नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और आज दिनांक है 7 अगस्त 2025। ये मैं डेट क्यों बताता हूँ, उसका कारण ये है कि जो मैं आपसे खबरें साझा कर रहा हूँ वो कल में बीत चुकी होंगी। अगर मैं कल में बोलता हूँ तो फिर वो काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि ये खबरें कल की बता रहे हैं, तो कल से मतलब उनको आज का ही डेट का नहीं पता होता। अगर मान लो अगर ये मेरा वीडियो 2 दिन बाद 4 दिन बाद किसी के पास पहुँचता है तो उनको लगता है कल कल मतलब उनके हिसाब से जो डेट होगी उसके हिसाब से वो कल। तो ये एक बात थी। और आज की जो हम खबर से शुरुआत कर रहे हैं उसमें एक अच्छी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। उसमें ये है कि जो अभी 2 दिन पहले जो दरहाली में जो लैंडस्लाइड हुआ था, बादल फटा था और उसके कारण वो पूरा एक बाज़ार जो है ना और लोगों के घर होटल वो जो सब मलबे में दब गए थे। तो जिसके कारण वहाँ राहत बचाव कार्य बाधित हो गया था। भटकारी गांव का एक रास्ता है, वहाँ पूरी तरह ब्लॉक हो गया था और जिसका वहाँ पहुँचने का वही एक रास्ता था। तो अब वो रास्ता खोल दिया गया है और बचाव राहत कार्य वहाँ पूरी तेज़ी पकड़ने लगा है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी भी वहाँ डटे हुए हैं और वो बार बार वहाँ की का पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ऐसा सब ये मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ गोदी मीडिया में या नक्सल मीडिया में, इस सब तरह से मतलब उनका सबका फोकस अब दरहाली है। तो वहाँ की पल पल की खबरें आ रही हैं, जिसमें से 400 लोगों का वहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है और वहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये सब संस्थाएं वहाँ काम कर रही हैं और सीआरपीएफ भी वहाँ जुटी हुई है पूरी तरह से। और अब उसमें से जो 400 लोग हैं उसमें से कुछ आंकड़े वहाँ के प्रशासन ने वहाँ से किए हैं, जिसमें से 100 लोग तो गुजरात से हैं और 123 लोग महाराष्ट्र से हैं जिनको वहाँ से निकाला गया है। और बाकी उत्तर प्रदेश से और बाकी अन्य राज्यों से हैं, लेकिन वहाँ से वो संख्या उनकी कम है। तो इन दो स्टेट्स की संख्या सबसे ज़्यादा थी, वहाँ के जो लोग वहाँ गए थे, वहाँ फंसे हुए थे। और अब इसके बाद एक दुखद घटना है। कल सत्यपाल मलिक जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको लेकिन उसमें एक बड़ा ही विचित्र सा भेदभाव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिला। जैसा कि वहाँ आम आदमी के सांसद संजय सिंह उठा रहे हैं और दूसरी जो अजीत सिंह के बेटे हैं या उनकी पार्टी से हैं या किसान जो लोग हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी 5 राज्यों के गवर्नर रहे और उनको राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया उनकी अंतिम यात्रा के लिए जब उनको उनका संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की सरकार का क्या ये ऐसा ही चरित्र है? क्या इनको ये ऐसा कोई भी आदमी अच्छा नहीं लगता? जैसा कि अभी सत्यपाल मलिक जी के साथ उन्होंने किया, ये जाट नेता थे, किसान नेता कह लो उनको। और इधर अभी ताज़ा धनखड़ जी का उन्होंने त्यागपत्र लिया है। तो ये किस तरह की राजनीति है और कितने बड़े वर्ग को ये अपने से नाराज़ कर बैठेंगे और इसकी काट क्या ढूंढ कर लाएंगे, खैर ये आने वाला समय बताएगा। और बीजेपी ने अगर ऐसा कुछ कर रही है, ये भेदभाव इस तरह का किसी की अंतिम यात्रा में, अंतिम संस्कार में भी अगर इस तरह का अगर खेल खेल रही है, तो क्योंकि सत्यपाल मलिक जी तो बीजेपी के ही अपने उनके नेता थे, ना कि कोई विपक्ष के थे जो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन मुझे फिर ना इनका ये दोहरा चरित्र ऐसा कभी कभी बड़ा परेशान करता है और मुझे सोचने पे मजबूर करता है, बाध्य करता है कि
जब नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस ने यहाँ राजघाट पर उनको दिल्ली में जगह नहीं दी, तो यही वो बीजेपी थी जब इन्होंने कितनी हाय तौबा मचाई थी। बीजेपी के अंदर मतलब फूंक मारने की कोशिश की थी, उन बीजेपी के लोगों को नाराज करने की कोशिश की थी इस गांधी फैमिली से, कि गांधी फैमिली के कारण उनको नरसिम्हा राव जी को यहाँ स्थान नहीं दिया गया। तो फिर ये काम तो आप भी कर रहे हो। आपने उनका अंतिम संस्कार के लिए उनका जो राजकीय जो सम्मान होता है आपने तो वो तक नहीं किया। तो आपके ये जो दोहरे चरित्र, इसीलिए किसी की भी गिरावट जब आती है ना, शुरुआत होती है, वो ऐसी ही होती है। वो दूसरे के अंदर 100 छेद निकाल गिनवा देगा, इसके अंदर ये कमी, इसके अंदर ये कमी, लेकिन जब अपनी बारी आती है सब भूल जाता है। वही सब करता है जो वो सामने वाले के अंदर वो कमियां गिन मारा होता है, वो सारे अंदर अपने अंदर धारण किए हुए होता है। खैर चलो, अब ये राजनीतिक विषय है तो इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें अब वहाँ के किसान जो हैं, खासकर जाट नेता, जाट कम्युनिटी यूपी से काफ़ी इस बात को नाराज़ हैं कि ये बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। उनका ये रवैया ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो 5-5 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, तो उनका ये राजकीय सम्मान बनता था। तो अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया गया। वो देश को समर्पित किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे जितना बड़ा ये भवन है, ऐसे ऐसे भवन ये 10 बनेंगे। और ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के विशेषकर, तो वो सब बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो किराए के भवनों में चले हुए हैं, और जिनका वार्षिक किराया जो है ना 1500 करोड़ के आसपास बताते हैं कि 1500 करोड़ रुपया बचेगा जब हमारे ये सारे भवन रेडी हो जाएंगे। तो ये किराए के रूप में जो ये पता नहीं कौन लोग हैं जो इतना 1500 करोड़ रुपया खा रहे हैं, वो किराया खा रहे हैं। तो ये मैं समझ सकता हूँ उनका इशारा किस तरफ है, ये किन के पेट पे लात मारी जाएगी। तो ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम इसका स्वागत करते हैं। अगर इतना देश का पैसा इसमें बचता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और लेकिन उसमें ना इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ बोलते हुए कई चीज़ें दोहराई। तो वो दोहराने से मेरा मतलब है, उन्होंने कहा हमारे साथ स्वतंत्र हुए बहुत सारे देश हमसे आगे निकल गए। अंग्रेजों के समय कानून हमने 1500 से ज़्यादा कानून हमने रद्द कर दिए, और जन धन और आधार की काफ़ी चर्चा है दुनिया में। ये मुख्य पॉइंट मैंने पकड़े हैं उनमें से। अब ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, जब किसी नेता के पास भविष्य को लेकर कोई अपनी योजना या पिछली कोई अचीवमेंट नहीं रहती है बताने के लिए, जब ये अपना विश्वास हो रहा होता है तो वो उसको पता ही नहीं होता मैं यहाँ जनता के सामने नया क्या पेश करूँ, इसमें भाषण में मैं क्या दूँ, क्या बोलूँ। तो इसलिए वो बहुत सारी पुरानी चीज़ें बोलता है। ये चीज़ें वो पहले बोल चुके हैं, जब वो 2014 में जब वो आए थे, फिर वो 2019 में भी, तो उन्होंने ये चीज़ें उन्होंने कई बार बोल चुके हैं 2019 में भी। तो ये क्या हम इसका, जब ये प्रधानमंत्री जी जब ऐसा बोल रहे हैं तो इन बातों का हम क्या आशय निकालें कि उनके पास कोई अब योजना नहीं है, या कोई पिछली कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं रही है जो विकास के नाम पर जो ये चुनाव जीतते जा रहे थे। तो ऐसी एक योजना थी इनकी नोटबंदी, उसको याद नहीं करते, उसको दोहराओ न। 80 करोड़ लोग जो राशन खरीदने लायक नहीं छोड़े हैं उसका नाम नहीं लेते। 25 करोड़ लोग हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए, उसका ये जिक्र करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं कि 25 करोड़ लोग हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए। अरे तो साथ में ये भी बोलो भाई 80 करोड़ लोग हमने राशन खरीदने लायक भी नहीं छोड़े, ये भी रखो पॉइंट। तो ये चीज़ें हैं राजनीति में। अगर ऐसी चीज़ें अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी अगर हर कोई रखेगा तो फिर नेता कैसे बढ़ेगा, बेवकूफ़, मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाएगा।
अब ये जो चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं उस जन साधारण को के साथ को के रूबरू होकर के उस उनको मैं ये चीज़ें याद दिला रहा हूँ, क्योंकि अब 11 साल हो चुके हैं इनको सत्ता पे जमे हुए, और अब इनसे प्रश्न हमारे को पूछने ही चाहिए। और अब हम बात बात पर कांग्रेस के पिछले कर्मों को हम नहीं, उसके पीछे जाकर के नहीं छुप सकती है बीजेपी। तो वो चीज़ें हम उसके पीछे आप कब तक छुपोगे? आप तो 11 साल के अंदर आप अपने बार बार रिपीट करने लग गए। बार बार रिपीट का मतलब है कि आपके पास नई अचीवमेंट कोई है नहीं। ये सिंदूर, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिंदूर जो है ना, इनके गले की फांस बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर ये अचीवमेंट में नहीं काउंट हो गया मेरे को। चाहे आप ये जितना मर्जी इसका प्रचार कर लीजिए आप, लेकिन ये लग गया है आपके उस पे मत्थे पे, जिसको आप रग रग में अपने नस नस में आप सिंदूर दौड़ाने की बात कर रहे थे, वो आपके मत्थे पे चिपक गया है, और इसकी ये कीमत वसूल करेगा आपसे। ये लिखवा लीजिए आप। जैसे आपने जो बेसब्रापन जो आपने प्राण प्रतिष्ठा के समय, राम मंदिर के समय जो आपने दिखाया था बेसब्रापन, समय से पहले आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, चारों शंकराचार्य उसका विरोध करते रहे, बाकी के लोग वहाँ जो सरकारी दरबारी जो बन के वहाँ बैठे थे भगवा, वो उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े सम्राट हैं वो चारों शंकराचार्य उसमें नहीं गए, वो धर्म के साथ डटे हुए थे, और आप धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। आप 303 से 240 पर आ गए। अब भी आप नहीं समझ रहे हैं इन बातों को। आपको हालांकि मेरे को लगता नहीं है आप किसी की सलाह मानते होंगे, क्योंकि आप अपने आप में जब अपने आप को अजैविक बोल रहे हैं तो उसमें तो अब आगे कोई आपको क्या सलाह दे सकता है। खैर चलो, ये चीज़ें थी मेरे उसमें आई। रही बात चुप्पी की, अब ये चुप्पी का खेल ऐसा बोल रहे हैं कि चुप्पी, ये चुप्पी पहली बार नहीं साधी है दोस्तों। मैं जन साधारण को सम्मुख होकर के मैं बात बोल रहा हूँ। बीजेपी की, विशेषकर मोदी जी की चुप्पी ये पहली बार चुप्पी नहीं है। ये चुप्पी इनकी शाहीन बाग में भी थी। ये चुप्पी इनकी पश्चिम बंगाल के चुनाव में 80 सीटें लेकर भागते वहां से हिंदू लोगों के पलायन पर भी थी। ये चुप्पी इनकी जब नुपुर शर्मा में फ्रिंज एलिमेंट बोल करके हिंदुओं के गले काटवा दिए गए थे या काट दिए गए थे, ये चुप्पी तब भी थी। ये नहीं बोलते भाई, ऐसे समय पे ऐसी चुप्पी साधते जैसे शत्रुघ्न ने रेत में अपनी मुंडी। और ये ठीक अब ऐसे कर, अब यहाँ भी करेगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये जो सीज फायर के नाम का जो जिन इनके पीछे पड़ा है ना, जिसको माई फ्रेंड ट्रम्प बोलते थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, ये सर ट्रम्प आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप उसके लिए मरे जा रहे थे, और वो अब आपको तो कुछ हो ना हो, लेकिन वो देश को बहुत कुछ नुकसान करने वाला है आपकी ये दोस्ती। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को जब वो किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात करता है तो अपनी मर्यादाएं उसको लांघनी नहीं चाहिए। आपने लांगी जिसकी कीमत देश चुका रहा है। ये गंभीर बात है, ये सामान्य जनमानस की भावनाएं हैं जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़ करके मैं कुछ ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति भी अगर ये बातें समझ सकता है तो आप सतर्क हो जाइए। ये चीज़ें आप कर रहे हैं जब आपको जहाँ आपको, लेकिन मैं आपकी बीजेपी की एक चीज़ की तारीफ करूँगा। हालांकि नक्सल मीडिया खूब इसको उठा रहा है कि इन्होंने मोदी जी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, संसद में भी नहीं लिया, लोकसभा में नहीं लिया, राज्यसभा में तो आए ही नहीं डर के मारे। लेकिन जब एक तरफ वो अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जो बार बार बोले जा रहे हैं सीज फायर मैंने कराया, और ट्रेड का बहाने उनका धमकी दे करके कराया दोनों देशों को, तो वो उसकी काट के लिए इन्होंने चुप्पी साधी।
वो कुछ समय के लिए तो अखरी, लेकिन अब वो बार बार 32 बार वो बोल चुके हैं, तो अब उसकी मेरे को पता नहीं क्यों अब ये ठीक लग रहा है, उनको नहीं देनी चाहिए। लेकिन और जो आपने दी ना ऐसे व्यक्ति को, जो प्रेस नोट के माध्यम से जो उसको उगाड़ करके रखा, जो अमेरिका को जो आपने उसको उसके सामने जो आंकड़े रखे उसके अंदर, उसका मैं स्वागत करता हूँ। एक ऐसे भांड टाइप के एक राष्ट्रपति को उसको उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। मैं इस प्रैक्टिस की प्रशंसा करता हूँ। आप उसके मुंह नहीं लग रहे हैं, वो वन साइडेड बोले जा रहा है, बोलने दीजिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आपके इसके जो आपने जो उसको उत्तर दिया है प्रेस नोट के माध्यम से, उसका मैं स्वागत करता हूँ। ये जैसे को तम कई बार जैसे को तैसा नहीं होता, जैसे को तैसा कई बार ऐसे भी होता है। जो भी प्रेस नोट के माध्यम से अमेरिका को आईना दिखाया गया और उसकी प्रतिक्रिया आई, वहाँ अमेरिकन राष्ट्रपति से ये पूछा गया कि आप रसिया से आप भी तो व्यापार कर रहे हैं, यूरेनियम मंगा रहे हैं, उर्वरक मंगा रहे हैं, और न जाने कितनी चीज़ें वहाँ उसमें गिनवा दी गई हैं, और यूरोप भी मंगवा रहा है, तो अकेले आप भारत के पीछे क्यों पड़े हैं या ब्राज़ील के पीछे क्यों पड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं। देखो इनका दोगलापन देखो, ट्रंप कितने मतलब ये कम क्या कहूँ इनको, अब इनका दोगलापन देखो इनको। कहता मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा तेरे को भारत का था, तुझे एक एक आंकड़े का चेक पता है तेरे को, और जब तुझे किसी ने आईना दिखा दिया उसको तू कह रहा है मुझे चेक करना पड़ेगा। वारे दोगलो। मैं यहाँ इस पॉइंट पर बीजेपी का मैं प्रशंसा करता हूँ। इसमें मुझे बीजेपी के इस पॉइंट पर कहा करके और इस तरीके से उन्होंने इसको किया है, उनको अमेरिकन राष्ट्रपति को उनको आंसर किया है, सुपर बढ़िया। और उसके साथ हम कल का एक और घटनाक्रम घट गया कि ट्रंप ने आखिरकार जो भारत ने जो अपने प्रेस नोट के माध्यम से जो अमेरिका को जो आईना दिखाया, जो दर्पण दिखाया है, उसमें उससे बिदक करके उसने 25 से 50% कर दिया उसको टैरिफ को, और उसको उसके ऊपर साइन कर दिए, कानून बना दिया उसने इसका। और मुझे ऐसा लगता है ये 50% पे भी नहीं ठहरेगा, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। वो एक गोदी मीडिया का एक पत्रकार, वो बोलता है कि बार बार वो बोलता है कि ट्रंप इसलिए बिदके हुए हैं कि उनकी मंशा थी सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार लेने की। 2 परमाणु संपन्न देश, उनके बीच में मैंने युद्ध रुकवा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली थी। लेकिन क्योंकि वो एक पाकिस्तान ने उसको मान लिया, बल्कि उन्होंने प्रस्तावना कर दी वहाँ जा कर के, उसके आर्मी के जो फील्ड मार्शल हैं मुनीर, उन्होंने वहाँ प्रस्तावना कर दी कि हाँ आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इधर से भारत ने उसको कहीं का छोड़ा नहीं, ना उसको रिप्लाई कर रहे हैं और ना उसको बोल रहे हैं। और बोला भी तो ऐसा बोल दिया कि अब उसको तो वो सांप के मुंह में छुचुंदर वाली बात होगी, ना भारत उससे हजम हो रहा है, ना उगला ही रहा कर, उगल तो दिया है कर। तो देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। लेकिन इतना अगर ट्रंप को उसका जो पैटर्न है ट्रंप का, अगर हम उसको समझे ना, तो ट्रंप देखना आप, हो सकता है 1 महीना भर या 2 महीने के अंदर वो खुद ही ठंडा होकर के बैठ जाएगा। बहुत लोग यहाँ जो नक्सल मीडिया है वो इस बात को बोले जा रही है कि देश का सत्यानाश करा दिया, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितना ये ध्वस्त हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा ये ठप हो जाएगा, वो ठप हो जाएगा, इंडोनेशिया आगे निकल जाएगा, फिलीपींस आगे निकल जाएगा, न जाने कितने तरह की उठा रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये 1 से 2 महीने के बाद ट्रंप को भी पता है भारत के बगैर वो नहीं चल पाएगा, उसे ठंडा होना ही पड़ेगा, और वो देर सवेर वो आएगा, वापिस आएगा अंडा देने के लिए। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, जहाँ तक घरेलू राजनीति की बात है वो एक अलग चीज़ है। वो कांग्रेस अपना काम कर रही है विपक्षी होने के नाते, और उनको करना चाहिए। तो अब ये चीज़ें हो गई। अब आता है जी इस बीच में एक मज़ेदार बात और हो गई थी दोस्तों। जब हमारे ऊपर भारत के ऊपर जब 25% टैरिफ लगाया गया था, तो 50% ब्राज़ील पर भी लगाया गया था। तो उसमें साथ में ट्रंप ने ये कह दिया था कि ब्राज़ील टैरिफ पे जब भी कॉल करना चाहे वो कॉल कर सकता है। लेकिन जो उम्मीद भारत से की जा रही है ना कि हमारा विपक्ष और हमारा पूरा देश ये कह रहा है कि मोदी जी को बोलना चाहिए, इस मामले में ब्राज़ील ने बाजी मार ली है। वहाँ के उन्होंने ये अपना वक्तव्य ये दे दिया है कि मैं भारत को कॉल कर सकता हूँ, रसिया को कॉल कर सकता हूँ, चाइना को कॉल कर सकता हूँ, लेकिन टैरिफ के लिए मैं ट्रंप से कोई कॉल नहीं करूँगा। इतना सख्त स्टैंड ब्राज़ील ने लिया जिसकी तहे दिल से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो ये अब ऐसा आंसर हमारा पूरा देश आज के दिन मोदी जी के मुख से चाह रहा था सुनने के लिए, लेकिन हमारी बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और हमारा जो एनर्जी का जो सेक्टर है, जो तेल का विशेषकर, तो 80% तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो हम अमेरिका को मजबूर कर पाएंगे ऐसी कोई स्थिति हमारे पास ऐसी है नहीं, जैसे कि चाइना के। अब क्योंकि सेम तेल तो चाइना भी मंगवा रहा है रशिया से, तो सारा जो मुंडी जो मरोड़ी जा रही है वो भारत की ही क्यों मरोड़ी जा रही है। तो उसमें एक जो 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 सामने दिखने वाला जो अंतर है वो ये है, चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल कुछ है जो वो एक्सपोर्ट करता है, जिससे मोबाइल में, हमारी पेन ड्राइव चिप में, ये और न जाने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसा सामान है उसमें ये यूज होता है। और उसका बहुत बड़े बाज़ार पर उसका चाइना का कंट्रोल है। और वो इसने चाइना ने कंट्रोल कर दिया था जब उसने 145% पर जब ये एक दूसरे पर लगाते हुए पहुंच गए थे। तो वहाँ से जब चाइना ने अमेरिका की गर्दन मरोड़ी, उनके समझ में आया ये टेस्ला फैसला, ये सब कुछ, और ये जो इनके आईफोन वगैरह हैं, ये सब के सब रुक जाएंगे अगर चाइना ने वो रेयर मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करे। तो तुरंत वो वहाँ वापस आ गए। तो चाइना के हाथ में तो ये थी उनकी जो नस दबी हुई थी। लेकिन भारत की स्थिति, भारत के पास अमेरिका की कोई ऐसी नस नहीं दबी हुई है, सिवाय इसके कि हमारा ब्रेन वहाँ काम कर रहा है। वो हम कहने को हमारा है, लेकिन वो जो अपनी नागरिकता अमेरिका की ले चुके हैं, तो आप भूल जाइए वो हमारे हैं। वो डॉलर कमाने वाले लोग हैं और डॉलर में ही के हिसाब से ही अपना किचन का गुना भाग लगाते हैं। उनको इस बात से अब कोई मतलब नहीं है कि हमारा भारत किस स्थिति में पहुंच रहा है। हाँ, जब अच्छे दिन होते हैं तो वो लोग अपने घर वालों को यहाँ पैसा भेजते हैं, तो डॉलर में भेजें या कैसे भेजें, वो एक अलग चीज़ है। तो लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो हम किसी कारण से हम उसको, ट्रंप को या अमेरिका को हम बाध्य कर सकें। ये दोनों में फ़र्क है। तो अब इसमें एक थोड़ी सी विचित्र सी बात और है इसमें मोदी जी की, विशेषकर बीजेपी का झुकाव, क्योंकि इनके पास अमेरिका की तरफ रहता है। इनकी, आपने गलवान घाटी में जब 2019 में जब ये घटना घटी थी, तो आपने देखा होगा ये और ज़्यादा झुक गए थे अमेरिका की तरफ, और जिससे रसिया नाराज हुआ था। और वो इस तिकड़म में था कि इनको अमेरिका के पाले से किस तरह से वापस लाया जाए। वो मौके की ताक में बैठे थे। और लेकिन अब जब ट्रंप ने दुलत्ती मारी है, तो अब ये हमारे मोदी जी वापस फिर चाइना की गोदी में पहुंच रहे हैं, और हमारे एनएसए साहब तो फिर वो रसिया की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। तो ये दुलत्ती खा करके
फिर पहले वाले दुश्मन के पास पहुंचते हैं, तो ये हमारी समझ से परे है। एक जनमानस को तो कैसे समझ में आएगी ये बातें, लेकिन ये थोड़ी विचित्र सी बात है। क्या ये फिर से एक बार फिर से एक ऐसे दुश्मन देश के साथ हम पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे अभी अमेरिका ने दुलत्ती मारी, जैसे पहले चीन तो खैर लगातार मार ही रहा है, तो चीन के अंदर कौन सी हम दोस्ती ढूंढने चले हैं या क्या? हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे को लगता है व्यापार ही ढूंढने गए हैं ये यहाँ। अगर व्यापार, क्योंकि व्यापारी मंशा के आदमी हैं मोदी जी, वो तो व्यापार ही ढूंढने जा रहे हैं, गए हैं वहाँ। देश की उसके हिसाब से जो भावना है, वो बार बार किसानों का नाम लेते हैं बीच में कि मैं अपने किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, उसमें फेल। अब ये कई चीज़ें अब ये कल फिर निकल के आई हैं कि हाँ मैं अपने किसानों का ध्यान रखूँगा, मैं अपने 140 करोड़ लोगों को दांव पे नहीं लगाऊंगा, मैंने अपने देश को के बारे में पहले सोचना है, व्यक्तिगत मेरा जितना मर्जी नुकसान हो जाए। यानी वो घेर घोट करके अब उनको ये लग गया है, जो विपक्ष ने ये जो इतने सारे क्वेश्चन उठाए सिंदूर के बाद और सीज फायर के बाद, ये बात तो तय है मोदी जी यहाँ आकर के एक जगह वो ट्रैप हो गए हैं। ट्रैप ऐसे हो रखे हैं अब उनको बिल्कुल ये उनके मुख से निकलने लगा है कि मेरा व्यक्तिगत, मुझे पता है मेरा व्यक्तिगत कितना नुकसान होने वाला है, लेकिन मैं अपने 140 करोड़ देशवासियों को, मैं अपने देश के किसानों को उनकी जिंदगी से समझौता नहीं कर सकता। वाह मोदी जी वाह डायलॉग बाजी मोदी जी अब चलेंगे नहीं। ये आपको हम पिछले कई सालों से आपको इस तरफ ध्यान दिला रहे थे, और दूसरा ध्यान है हम आपको अब भी ध्यान दिला रहे हैं। तुष्टीकरण कांग्रेस अगर करती थी तो आप पीछे नहीं हैं, आपने कोई कसर को नहीं छोड़ी। आप तुष्टीकरण में आप कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। ये हमारी शिकायत है आपसे, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जिससे वोट आपको मिल रहे हैं उसके लिए आप नहीं सोच रहे हैं। वो चाहे पुलवामा में मरें, पहलगाम में मरें, पश्चिम बंगाल से वहाँ उनका पलायन हो, नूपुर मामले में मरें, दिल्ली शाहीन बाग में मरें, आप उनका नहीं सोचते हैं जिनसे आपको वोट मिलते हैं, आप उनका सोचते हैं जो आप भर भर के उनको उनके घर पर हैं। कभी सौगाते मोदी, कभी उनके लिए 300 योजनाएं जो चलाए हुए हैं, और वो आपको वोट नहीं देते। इसलिए आप सोचिएगा, नितांत एकांत में बैठ करके सोचिएगा कि मैं मोदी जी आप ही से कहना चाह रहा हूँ। मेरे को पता है कुछ लोग इसमें, जो मैंने मोदी जी के ये जो प्रेस नोट की, जो अमेरिका के प्रेस नोट के माध्यम से जो अमेरिका को जो आंसर किया गया है, उनको दिया गया है, तो उसकी प्रशंसा को भूल जाएंगे। लेकिन जो मैंने अभी जो तुष्टीकरण का जो मैंने उठाया, इसके लिए ये गोदी और ये अंधभक्त ये भड़केंगे। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें मेरी खबरों का मैं जो बातचीत इसमें कर रहा हूँ, मेरा स्रोत कुछ नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। और इसमें जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक या गोदी मीडिया दिखा रही है या नक्सल मीडिया दिखा रही है, तो उसमें से मैं एक व्यक्तिगत एनालाइज करता हूँ उसमें से, और जो चीज़ घटित हो रही है फिर मैं उससे जोड़कर देखता हूँ, तब वो जो चीज़ निकल के आ रही है वो मैं आपके सम्मुख में उस चीज़ को रखता हूँ। ये मेरा कहना है, ये मेरी बात करने का मेरा आपसे यही आशय है। इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, ताकि हमारे जो जन सामान्य जो लोग हैं उनको कम से कम ये बात समझ आए, क्योंकि उनको बड़ी बातें नहीं समझ में आती। क्योंकि चाइना से गलवान में जब चाइना से दुलत्ती खाई तो अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव कर लिया, तब भी नहीं समझ में आई थी जनमानस को।
आज अमेरिका ने दुलत्ती मारी, फिर से चीन की तरफ भाग लिए हैं। जनमानस को नहीं समझ में आती है, उसको अपनी 2 जून की रोटी से फुर्सत नहीं मिलती। जो लोग चुनाव के समय इन्हीं गरीब लोगों के घर पर जा कर के खाना खाते ना, मैं कहता हूँ मेरे साथियों, जो जो हमारा श्रमिक वर्ग है, जो हमारे ड्राइवर हैं, जो हमारे रेडी ठेला लगाने वाले लोग हैं, और जो बाकी जो ऐसा बंदा जो मध्यम वर्ग में नहीं आता, उनको कहो, जिस दिन भी आपको कोई नेता ऐसा आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में ये लगे कि ये मेरे घर या मेरे पड़ोसी के घर या मेरे गांव में खाना खाने आ रहा है, उसको वहां से उसके सामने ओढ़ करके एक बार डटिए और उसको बोलिए हमारे साथ काम पर चलिए। समझ में आएगी तब उसको एक श्रमिक क्या परेशानी झेलता है। ये शायद आपकी बात सरकार के कान तक पहुंच जाए। उसको अपने घर पे खाना खाने के लिए मत बुलाइए। आप धन्य महसूस करते हैं जब कोई नेता आपके घर पर आप खाना खाने बैठता है, तो आप ये ऐसा सोचते हैं मेरे घर तो इतना बड़ा आदमी मेरे घर आ गया। वो बड़ा आपके वोट से है, आप वोट देते हैं उसको, आप बनाते हैं उसको, आपने वोट दिया तब वो बड़ा बना है। जिसको जनता ने नकार दिया उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी उनकी तूती बोलती थी। ये बात श्रमिक को, बेरोजगार को, स्टूडेंट को और रेडी ठेला ड्राइवर या घरों में काम करने वाले लोग, हमारी माताएं बहनें या और भाई बंधु जो भी वहां जाते हैं, अपने आप को धन्य महसूस मत करें जिस दिन आपको ये लगता है कि आपके घर कोई नेता खाना खाने आ रहा है, क्योंकि सामने चुनाव है। उससे क्वेश्चन करिए उनसे, हमारे साथ हमारे घर में बैठकर खाना मत खाइए, अगर खाया है तो हमारे साथ उस काम पर चलिए जो हम करते हैं, वहां हम क्या क्या झेलते हैं। ये चीजें हैं दोस्तों। जिस दिन आप अपना हक समझ गए उस दिन आप समझ लो जो ये गद्दी पे बैठे हुए हैं इनकी नींव हिल जाएगी। ये आपको बरगलाने के अलावा भ्रमित करने, ये बोल आपके सामने स्वांग करते हैं। जब आपको कभी बोला जाता कटेंगे तो बटेंगे, ये स्वांग हैं, आपको डरा कर रखते हैं। वास्तविकता ये है कि ये अपने आप अंदर से डरे हुए रहते हैं क्योंकि इनकी सत्ता ना हिल जाए। ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको। ये मेरा आपसे आपके साथ आपके सम्मुख आने का ये मेरे अंदर, क्योंकि ये चीज़ें जन्म ले रही हैं, ये विचार जन्म ले रहे हैं, तो मैंने ये सामने रख दी। हो सकता है ये मेरे जैसे जो विचार हैं ये आपके अंदर भी जन्म लेते होंगे, तो आप प्लीज़ इनको पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने भविष्य को देखते हुए उनसे पूछिए कि आपने हमारे को 80 करोड़ लोगों को राशन खरीदने लायक भी नहीं छोड़ा, ऐसा क्यों? जबकि आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो आज की दोस्तों यही कुछ चीज़ें थी। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और छूट गई है, अभी मैंने लिखा हुआ था तो मेरे उस पर ध्यान गया। तो एक खबर निकल के आ रही है, नितिन गडकरी जी जो एथनॉल 20% जो हमारे इसमें डीजल में या पेट्रोल में उसमें मिला रहे हैं, किसी भी तेल में वो मिलाया जा रहा है, तो हमारी जो है ना देश का 1 लाख करोड़ की जो है ना उसका देश को लाभ होगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, एथनॉल हमारे देश का किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उससे वो निकलवा रहे हैं, उससे वो बनवा रहे हैं, तो किसान का गन्ना बिक गया, समझ में आती है बात, उसको फायदा होगा, समझ में आती बात। एथनॉल बन गया, कोई उसकी रिफाइनरी हुआ होगा, वो कुछ भी उसका प्रोसीजर होगा, लेकिन जहाँ 1 लीटर डीजल या पेट्रोल उसके अंदर 20% अगर वो डल गया, तो 20% का
रेशियो के हिसाब से उस जनता को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? रशिया से तेल खरीदा 2 रिफाइनरियों ने, ट्रम्प पीछे पड़ा है भारत के। हालांकि वो उस पे एक कंपनी पे उन्होंने 5-6 कंपनियों पे उसने बैन लगाया है, लेकिन 50% टैरिफ तो भारत पर लगाया भाई। ये उन पर 5-6 कंपनियों के चक्कर में जेल भारत रहा है। ये कैसे भाई? उन्होंने इतना तगड़ा इस पे 3 साल हो गए, इतना तगड़ा वो पैसा कमा गए। वो दो कंपनियां, एक वो रिलायंस की जामनगर की में है उनकी रिफाइनरी, एक वो और एक नायरा करके, ये दोनों रिफाइनरीज इतना भयंकर पैसा इसमें अपना मुनाफा कमा गई हैं। लेकिन सजा, जब सजा का टाइम आया तो वो उनके ऊपर बैन लग गया, वो तो एक अलग चीज है। भारत क्यों भुगता? अगर वो मुनाफा कमाया था तो वो भारत के लोगों को क्यों नहीं मिला? वो इन कंपनियों तक सीमित कैसे रह गया? वो क्या ये ऐसा नहीं हो गया दोस्तों? इधर आपके सामने नितिन गडकरी एथेनॉल की बात करते हैं और तेल में एथेनॉल 20% मिला गए, आपको उसका फायदा नहीं मिला, रेट कम होना चाहिए था ना। उधर से रशिया से तेल सस्ता मिला हमारे को, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण और उसके सैंक्शन लगने के कारण, अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए उसके कारण हमारे को देश को तेल सस्ता मिला, कच्चा तेल, लेकिन देश को फिर भी लाभ नहीं मिला। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया दोस्तों? आपकी आंखों के सामने कोई दूध में पानी मिलाकर लाता है और आपको पता भी चल गया, और वो दूध या फिर भी नहीं आपसे पूरे पैसे ले रहा है ना? कितना मजेदार। तो क्या ऐसी सरकार को हम कब तक ढोएंगे? ये प्रश्न बहुत बड़े हैं। जन सामान्य को मेरा समझाने का बस इतना ही मतलब है। आपके सामने तेल में मिलावट कही जा रही है एथेनॉल करके, उसका फायदा नहीं मिला आपको। ये मध्यम वर्ग या चाहे श्रमिक हो, वो भी आजकल अपना कुछ भी लेके चलता है, बाइक स्कूटी कुछ न कुछ तो रखता है। बेरोजगार जो हमारा इतना बड़ा वर्ग है वो भी बाइक पे चलता है। जो कहीं किसी के घर में जाकर के काम करते हैं, ड्राइवर हैं, सुबह शाम बाइक स्कूटी कुछ न कुछ रखते हैं, वो फायदा क्यों नहीं मिला 20% का, जब आपने मिलावट करी दी है उसमें? और ऊपर से हमारे जो भी इंजन बने हुए हैं वर्तमान में, वो सारे के सारे प्योर डीजल और प्योर पेट्रोल के लिए बने थे, वो ना कि एथेनॉल मिश्रित किसी ईंधन के। वो अंदर से हमारे इंजन भी तो डैमेज होते होंगे ना? क्या इस पे रिसर्च हुई कितना उस पर डैमेज होता होगा? हमारी गाड़ियां, हमारी एवरेज घटती है। ये चीजें आपकी आंखों के सामने चल रही हैं, ठीक दूधिए की तरह। मैं भाई अपने दूध करने वाले भाइयों से मैं ये नहीं कह रहा आपकी मतलब सब लोग कोई ऐसा दूध का काम सब लोग मिलावट करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपके प्रति पूरे समाज में ये प्रचलित है, दूध वाला मिलावट करके देता दूध, फिर भी लेते हैं और फिर भी वो दे रहा है दूध वाला। ऐसा ही कुछ आपने सरकार के साथ मान लिया। हमारी सरकार दूधिए जैसी है, हमारे हर चीज़ में मिलावट कर रही है, लेकिन हमारे को उसका लाभ नहीं दे रही है, जनता को नहीं दे रही है उसका लाभ। तो देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर और मेरी पंच लाइन, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। धन्यवाद।